नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा जी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी का एक और नया टॉपिक जो कि है विराम चिन्ह। दोस्तों परीक्षा में इसके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो दोस्तों ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि यूपीएससी या यूपीपीएससी के रिटन एग्जाम्स में उत्तर लेखन करते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं विराम चिन्ह होते क्या हैं। दोस्तों विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम और रुकना। जैसे कि दोस्तों अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए उपयोग किए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहां पे दे रखा है कि रोको मत जाने दो। ठीक है दोस्तों, ये कॉमा मैंने यहां लगा दिया। और दूसरा क्या है दोस्तों, यहां पे रोको मत जाने दो। दोस्तों दोनों सेंटेंसों में 4 वाक्य हैं, सेम वाक्य हैं और सेम ही तरीके से लिख के गए हैं। बस मैं आपको इस वाक्य में दर्शा दूंगा कि विराम चिन्ह किसी वाक्य को लिखते में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि रोको मत जाने दो। कह दिया उसने रोको, उसे मत जाने दो। उसने बोला है कि उसे रोक दो, मत जाने दो। और दूसरा क्या बोल रहा है, रोको मत जाने दो, रोको मत उसे जाने दो। दोनों सेंटेंसों में सेंस अलग निकल के आ रहा है, अर्थ अलग निकल के आ रहा है, बस किसकी वजह से, एक विराम चिन्ह की वजह से। दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉमा रोको के बाद लगा दिया है और यहाँ पे मैंने कॉमा रोको मत के बाद लगा दिया है। बस इसी कॉमा की वजह से एक वाक्य का अर्थ चेंज हो गया है। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि किसी वाक्य को लिखने में एक विराम चिन्ह का कितना बड़ा रोल होता है। चलिए दोस्तों एक एक करके हम विराम चिन्ह के अन्य चिन्हों को भी जान लेते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और किस किस तरीके से उनका यूज किया जाता है। चलिए एक एक करके उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विराम चिन्ह के टाइप्स, कितने टाइप्स में बांटा गया है। दोस्तों विराम चिन्ह को 13 टाइप्स में बांटा गया है, जो कि एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हमारा अल्प विराम, दूसरा है हमारा अर्ध विराम, तीसरा है हमारा पूर्ण विराम और चौथा है दोस्तों हमारा उप विराम, पांचवा है हमारा विस्मयादि बोधक विराम, छठा है हमारा प्रश्नवाचक विराम और सातवां है हमारा कोष्टक विराम, आठवां है हमारा योजक चिन्ह, नवां है हमारा अवतरण और उदाहरण और 10वां है हमारा लाघव चिन्ह, 11वां है हमारा आदेश चिन्ह, 12वां है हमारा रेखांकन चिन्ह और 13वां है हमारा लोप चिन्ह। दोस्तों एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं कि ये किस किस तरीके से किसी वाक्य को लिखने में किस किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लें। पहले हम बात कर लेते हैं अल्प विराम की। दोस्तों अल्प विराम होते क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें एक से अधिक वस्तु विशेष के नाम को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूं कि पहला एग्जांपल है, भारत में गेहूं कोमा चना कोमा बाजरा कोमा मक्का आदि उगाया जाता है। अब दोस्तों यहां पे मैंने जो अल्प विराम लिया है कोमा, अल्प विराम को रिप्रेजेंट करते हैं कोमा से, तो कोमा कराया जैसे भारत में कोमा गेहूं, ठीक है, चना कोमा बाजरा कोमा मक्का कोमा आदि उगाया जाता है। तो मैंने एक से ज्यादा संख्या में फसल की मात्रा ले रखी है, अलग अलग नाम ले रखे हैं, उनको अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि अल्प विराम का प्रयोग इस तरीके से किसी वाक्य को लिखने में किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अर्ध विराम को भी जान लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अर्ध विराम होता क्या है, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं। दोस्तों अर्ध विराम का प्रयोग किसी वाक्य को लिखते समय उसमें पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से दर्शाया जाता है, तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह घड़ी ज्यादा नहीं चलेगी, फिर कॉमा बहुत सस्ती है। कॉमा कौन सा यहाँ पे, जिसके पहले कॉमा हमारा बिंदी के नीचे कॉमा लगा दो, ये हमारा क्या हो जाता है, अर्ध विराम हो जाएगा। दोस्तों ये वाला चिन्ह हमारा क्या, अर्ध विराम। कहने के मतलब एग्जांपल मैं दोबारा बता देता हूँ कि यह घड़ी ज्यादा नहीं चलेगी। अब उसने बोल दिया है पहला वाक्य कि यह घड़ी ज्यादा नहीं चलेगी और दूसरा वाक्य हमारा क्या, बहुत सस्ती है। तो इसका संबंध इस वाक्य से कैसे है कि यह घड़ी ज्यादा नहीं चलेगी, इसने पहले इसकी व्याख्या कर दी है कि ज्यादा नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि ये सस्ती है इसलिए नहीं चलेगी। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि अर्ध विराम का प्रयोग किसी वाक्य में पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से संबंध से दर्शाने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे चिन्हों को हम क्या कहते हैं, अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा हम जान लेते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसी वाक्य को खत्म होने के बाद जो विराम चिन्ह लगाया जाता है पूर्ण विराम
कहलाते हैं। जैसे कि ये तुमने खाना खाया, तो इसमें हमने क्या करा है यहाँ पे दोस्तों, पूर्ण विराम लगा दिया है। अब चौथा हम बात कर लेते हैं उपविराम। दोस्तों उपविराम क्या होता है दोस्तों, ऐसे वाक्य जिसमें वाक्य पूरा ना हो बल्कि उसमें किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए, तब हम क्या करते हैं, उपविराम का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, कृष्ण के अनेक अवतार हैं। वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी और बाकी है, तो हमने क्या, कृष्ण के अनेक अवतार हैं, फिर हमने उपविराम लगाया, फिर उसके बाद बोला जैसे मोहन होता है उसका अवतार, गोपाल होता है, मुरली आदि। पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, कृष्ण के अनेक अवतार हैं, उपविराम मोहन गोपाल मुरली आदि। इस तरीके से दोस्तों हमारा उपविराम यूज करते हैं। और पांचवा हम जान लेते हैं विस्मयादि बोधक विराम कौन से होते हैं। दोस्तों ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष विवाद विस्मय घृणा करुणा आदि का बोध होता हो, वहां पे विस्मयादि बोधक विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बता देता हूं, जैसे हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हाय आ रहा है ना, इसके बाद मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, ये विस्मयादि बोधक विराम लगाया। उल्टा आई होता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। और ये कब लगाया जाता है, जब किसी वाक्य में या तो हर्ष हो रहा हो, या फिर आश्चर्य हो रहा हो, या फिर किसी से घृणा या फिर करुणा या फिर ईर्ष्या, इस तरीके के जो भाव आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे हाय बेचारा मारा गया, उसको सो के उसका उस बात का अफसोस हो रहा है कि क्यों मारा गया बेचारा। हाय के बाद हमने विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगाया, फिर बेचारा मारा गया, फिर वाक्य पूरा कर दिया और पूर्ण विराम। इस तरीके के वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में जहां पे हर्ष विवाद विस्मय करुणा घृणा या फिर आश्चर्य जैसा बोध हो रहा हो, तो उस टाइम पे हम क्या लगेंगे, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग आप सभी को पता ही है कि कहाँ यूज करते हैं। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या फिर सवाल किया जाए, तो उसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे क्या तुम वहां थे, तो इसमें हमने क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया लास्ट में। आप सभी जानते ही हैं कोष्टक क्या होता है, जब हम किसी वाक्य में किसी वस्तु विशेष का अर्थ स्पष्ट करते हैं, तब हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। ठीक है दोस्तों, अब हम कोकिला शब्द, तो इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि कोकिला क्या होता है, मीठा गाने वाली। अब मीठा गाने वाली को हमने कोष्टक में बंद कर दिया है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कोष्टक विराम चिन्ह जो है हमारा इसलिए यूज किया जाता है जब किसी शब्द का या वस्तु विशेष का अर्थ स्पष्ट करना हो किसी वाक्य में, तो हम उसको कोष्टक में उसका अर्थ बता देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोष्टक विराम चिन्ह का उपयोग इस तरीके से हम करते हैं और कोष्टक विराम चिन्ह कहलाता है। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं हमारे दोस्तों, योजक चिन्ह को हम जो है विभाजक चिन्ह भी बोलते हैं। ऐसे चिन्ह जो कि दो शब्दों के बीच में परस्पर संबंध दर्शाए, वो हमारे योजक चिन्ह कहलाते हैं और विभाजक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि दिन रात, दिन और रात लिखते हैं तो बीच में डैश लगाते हैं, तो वही जो डैश होता है हमारे, जैसे दिन लिखा हमने और डैश लगा के रात लिखते हैं ना दोस्तों, इस तरीके ये वाला जो चिन्ह होता है हमारा, ये हमारा कहलाता है योजक चिन्ह। इसने क्या है, इसको परस्पर संबंध दिखा दिया है दिन और रात में। दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, दुख है तो सुख है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसमें हम योजक चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, रात दिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे रात और दिन मैंने लिया है यहाँ पे, तो इसके बीच में जो ये हमारा शब्द आ रहा है, ये जो हमारा चिन्ह आ गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह। इसको हम विभाजक चिन्ह भी बोलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ लेता है परीक्षा में कि विभाजक चिन्ह कौन सा होता है। चिन्ह आपको दे देगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको उसमें से पहचानना होगा कि कौन सा हमारा विभाजक चिन्ह है। दोस्तों इस तरीके से आपको चिन्ह दे देगा, तो आपको विभाजक चिन्ह पे आंसर लगा देना है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं अवतरण और उदाहरण चिन्ह। अवतरण और उदाहरण चिन्ह का उपयोग वहाँ किया जाता है, ऐसे वाक्यों में किया जाता है जो वाक्य किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा बोला गया हो या फिर जो वचन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा बोला गया हो। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बोल जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति द्वारा बोले गए हों और उसकी बात हमें किसी किताब में या फिर किसी जगह पर लिखनी हो कि ये बात इस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। जैसे कि राम ने कहा, राम एक व्यक्ति है, उसने कहा, उसका बोल हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे कि राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा जो लिया है ना, इसके बीच में जो लिखा है, इस तरीके से ये जो राम का कहा हुआ बोल है मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। ऐसे हम जो है अवतरण और उदाहरण
चिन्हों का उपयोग करते हैं। लाघव चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। लाघव चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपने देखा होगा डॉक्टर लगाते हैं, फिर इंजीनियर लगाते हैं, उत्तर प्रदेश लिखते हैं, मध्य प्रदेश लगते हैं। तो दोस्तों उस इंजीनियर को छोटा लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जीरो लगा देते हैं ना। जैसे हमने जीरो लगा रखा है, इंजीनियर के बाद जीरो लगा रखा है। ये जो चिन्ह जो जीरो है हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है दोस्तों। बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म में लिख दिया है, बड़े वाक्य को संक्षेप में लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह का लोप कहलाता है। ठीक है। आदेश चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों? जब हम किसी वाक्य में किसी विषय सूची को दर्शाते हैं या फिर उसके भेद या फिर उसके प्रकार दर्शाते हैं, तब हम आदेश चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे वचन के 2 भेद होते हैं। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि विराम चिन्ह के 13 भेद होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वचन के 2 भेद होते हैं। फिर आदेश चिन्ह का उपयोग हमने यहाँ पे कर लिया है। फिर उसके बाद नंबर 1 एक वचन, कॉमा नंबर 2 बहुवचन, इस तरीके से जो क्रम से लिखे जाते हैं ऐसे वाक्य, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि आदेश चिन्हों का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। रेखांकन चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। रेखांकन चिन्ह क्या होते हैं? रेखांकन चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा कोई वाक्य में कोई इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण वाक्य को प्रदर्शित करना हो, तब हम रेखांकन चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब दोस्तों यहाँ पे गोदान तो एक प्रसिद्ध उपन्यास है ना, बहुत ही जाना माना उपन्यास है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले से उसने लोप कर रखा है क्या, अंडरलाइन। ये जो अंडरलाइन वाला चिन्ह होता है, ये अंडरलाइन वाले चिन्ह को ही कहते हैं रेखांकन चिन्ह। दोस्तों रेखांकन चिन्ह का बेसिकली यूज वहीं किया जाता है जब हम किसी वाक्य में इंपॉर्टेंट वाक्य को दर्शाना चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट बात को दिखाना चाहते हैं, तब हम रेखांकन चिन्ह का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग हम सीधे अंडरलाइन करने से ही करते हैं। ठीक है दोस्तों। लोप चिन्ह क्या होता है दोस्तों? जब किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ करके लिखना हो, तब हम इन लोप चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है कि गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, डॉट 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 हम करेंगे या मरेंगे। अब दोस्तों ये जो डॉट डॉट है ना, यहाँ पे यही हमारा क्या है, यहाँ पे लोप चिन्ह है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ करके लिखना हो, तब हम इन लोप चिन्हों का उपयोग करते हैं। डॉट 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 लगा देते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं डॉट डॉट लगा के, फिर उसके बाद और आगे वाक्य लिख देते हैं, वाक्य को पूरा कर देते हैं। ऐसे चिन्हों को हम लोप चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, विराम चिन्ह। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।